हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज यहाँ क्रिप्टो करेंसी को लेकर लोगों में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि ये लीगल है कि इलीगल है, ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो पहले मैं ये बता देता हूँ, ये सब पूरा मार्केट रिस्क पे डिपेंड है। बहुत ही हाई लेवल का गेम है। अगर आपको समझ में आता है तो आप कर सकते हैं। हम किसी को ट्रेडिंग करने की, ये चाहे वो शेयर मार्केट हो चाहे म्यूचुअल फंड हो, हर का टर्म्स एंड कंडीशन यही कहता है कि आप पूरा पढ़िए, 20 पेज 25 पेज जितना है पढ़िए। अगर आपको सही लगता है तब कीजिए। मैं यहाँ लीगल और इलीगल को आज बताने आया हूँ कि जो हम लीगल सोच रहे हैं और जो इलीगल सोच रहे हैं उसका एक्चुअल मतलब क्या है, उसमें प्रॉफिट है अपने को कि नहीं है। इसके लिए क्रिप्टो कॉइन और इंडियन को करेंसीज को समझने के लिए हम गोल्ड का एक एग्जांपल लेंगे। फिजिकल गोल्ड, जिसको पेटीएम और अन्य वॉलेट्स में रखते हैं हम। ये बना के रखा हूँ मैं चार्ट समझाने के लिए अच्छे से। उसके पहले देख लेते हैं कि जो बिटकॉइन था इंडिया में बैन हो गया था पिछले कुछ 22 माह से, उसको लीगलाइज कर दिया गया है 5 मार्च से। 5 मार्च 2020 को ये फिर से एक्टिव हो गया और लोगों को इसमें ट्रेड करने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। इसके पहले आरबीआई यह बोल रहा था कि भले जो क्रिप्टो करेंसीज है उसका आप वर्ल्ड वाइड उसमें एक्सचेंज करिए, लेकिन हम इंडियन करेंसी में आने के लिए नहीं देंगे। बैन लगाने का मतलब ये नहीं था कि वो पूरा बैन हो गया है। बैन केवल इंडिया में था कि आप जो भी क्रिप्टो करेंसीज है उसको इंडियन INR रुपीज़ में नहीं ले सकते। वर्ल्ड वाइड ये तब भी ट्रेडिंग कर रहा था और आज भी ट्रेडिंग कर रहा है। जो इसको समझते हैं जानते हैं, उसका एक्सचेंज हो रहा था। यहाँ लिखा है इस वेबसाइट में, न्यूज़ बिटकॉइन में जो पेज ओपन करके रखा हूँ, इसको कम से कम आप जो ये डॉटेड लाइन है, जो बोल्ड है, इटालिक है, इसको आप पढ़ेंगे तब आपको एकदम क्लियर हो पाएगा कि ये एक्चुअल में क्या चीज़ है। इसको क्यों फिर से सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी अथॉरिटी क्यों इसको वापस से एक्टिव करने के लिए और इन्वेस्टर या ट्रेडर्स को इसमें मंजूरी देने के लिए क्यों बोली है। यहाँ लिखा है टुडेज हिस्ट्रिक डे फॉर द इंटायर इंडियन क्रिप्टो इकोसिस्टम। दिस पॉजिटिव जजमेंट विल ओपन डोर्स टू मासिव क्रिप्टो एडॉप्टिव्स इन इंडिया. It proves that we can now innovate and the entire country can participate in the blockchain revolution. इंडिया के बाहर जो मार्केट था जिसमें ट्रेडिंग हो रहा था, उससे पूरा इंडियन को आइसोलेट कर दिया गया था कि आप जा ही नहीं सकते। जो इन्वेस्टर है वहाँ से प्रॉफिट भी नहीं ले सकते, क्योंकि आपका जो मनी है जो है वो विदेश चला जाएगा डर से। तो इसको समझते हैं हम कि क्या ये जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, हमारे कंट्री को लॉस हो रहा है कि हमारे ट्रेडर को लॉस हो रहा है। 1 मिनट दिमाग लगा के थोड़ा सा, जैसा मेरे को लग रहा है, जैसे मैं इसमें इन्वेस्टिगेट किया हूँ उस हिसाब से मैं बताता हूँ। या इसको जूम कर लेते हैं। ठीक, इतना से क्लियर हो जाएगा। ये मेरा मोबाइल स्क्रीन है। यहाँ गोल्ड में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड को ट्रेडिंग की जो अनुमति है वो हमें गवर्नमेंट देती है कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। गोल्ड का भी थोड़ा रिसर्च किया हूँ। वाई यू शुड नॉट कंसिडर फिजिकल गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। इसमें भी जो बड़े लेवल के इन्वेस्टर है वो बोलते हैं आप फिजिकल गोल्ड नहीं परचेज करके रखिए, आपको डिजिटल गोल्ड में ही प्रॉफिट है। आप अगर ट्रेडिंग के पर्पज से देख रहे हैं, एक्सचेंजेस के पर्पज से देख रहे हैं, तो सबसे बेस्ट आपका रहेगा डिजिटल गोल्ड। इसी के कारण जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2017 में, तो पेटीएम, गूगल पे, जितनी भी बड़ी कंपनीज थे, उन्होंने डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया था गोल्ड को रखने के लिए। तो यहाँ क्या होता है, जैसे मैं पेटीएम का एग्जांपल ले लूँ, पेटीएम, गूगल पे, यहाँ पे गोल्ड को स्टोरेज करके रखते हैं लोग। जितने भी इंडियंस हैं या फिर जो फॉरेनर्स भी बोल सकते हैं, वो गोल्ड में जो अपना इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं और जब भी उनको ज़रूरत पड़ता है वहाँ से टेक आउट कर लेते हैं। तो इसमें GST भी कटेगा आपका, जितना भी लगाना है, सर्च चार्ज, फी, वॉलेट चार्ज, सब करके हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। फिर जब उसका प्राइस गेन हो जाता है तो उसको सेल कर देते हैं। केवल सेलिंग पर्पज़ है। हाँ, इसके पीछे जो ये मेन बेस ये है, इसका प्लस पॉइंट कि इसमें गवर्नमेंट्स का सपोर्ट है। जो भी हम गोल्ड परचेस कर रहे हैं वो एक डिजिटल लॉकर में सेव होता है, उतना अमाउंट लो रिस्क है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट है। वॉलेट
यूजेज है कहने का मतलब आपका अगर लॉस हो जाता है तो आप नंबर से रिकवरी करके ये वॉलेट वगैरह में जो भी आपका गोल्ड है उसको फिर से पा सकते हैं। अब इसमें निगेटिव पॉइंट कहाँ कहाँ पे आ जाता है गोल्ड में, गोल्ड के रिस्पेक्ट में देखता हूँ, फिजिकल गोल्ड का बता रहा हूँ अभी। फिजिकल गोल्ड में अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें क्या क्या जो इसके नुकसान हैं या जो इसके कॉन्स हैं वो हमें झेलने पड़ सकते हैं। देखिए, हालांकि हर इन्वेस्टर गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, लेकिन उसको टेक आउट कौन करता है? टेक आउट करने का जो अथॉरिटी है, जो पेटीएम वॉलेट मोबाइल वॉलेट के हिसाब से रिपोर्ट आया है, उसमें ये बोल रहे हैं कि केवल 10 से 15% इन्वेस्टर जो हैं वो अपने डिजिटल गोल्ड को जो वॉलेट में रखे हैं उसको टेक आउट करते हैं, वहाँ से उसका फिजिकल लेते हैं, मतलब घर में बार कॉइन्स या जो भी ज्वेलरीज हैं उसको बनाते हैं। तो उसमें ये होता है कि कॉइन बार मेकिंग के जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा पड़ते हैं अपने को। हमने इन्वेस्टमेंट करके रखा है 2 लाख 3 लाख, लेकिन जब उसको बनाते हैं, उसको टेक आउट लेके जाते हैं, तो उसका जो ज्वेलरी बनाने का चार्ज है, जो डिज़ाइनर का चार्ज है, जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी का रहता है, जो हमें 24 कैरेट है कि 23 कैरेट है, उसको कन्वर्जन का जो सर्टिफिकेशन देता है उनका सबका इंक्लूड रहता है उसमें ये। और जब उसको ले आए हम अपने घर में भी करें तो उसके लॉस होने के, गुमने के, चोरी होने के भी चांसेस रहते हैं। ये तो बता दिए ज्वेलर डिजाइनर कॉस्ट। फिर ज्वेलर विल बाय इन लोअर कॉस्ट, जब हम उसको फिर से रीसेल करने की बारी आती है तो जब ज्वेलर में जाएंगे तो हमारी मजबूरी रहती है तभी जाते हैं ना, क्योंकि हमें अमाउंट की ज़रूरत है। तब उसको जब रीसेल करते हैं हम, फिर से रीसेल करेंगे तो कम में खरीदता है ज्वेलरी। दूसरा रीज़न ये भी देगा कि ये पुराना हो गया है, डस्टी है, हमें इसको क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इस कारण से इन सब को देखते हुए लोग केवल डिजिटल गोल्ड में परचेज कर रहे हैं, कहने का मतलब ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब मैं इसका जो पीछे का बैक सपोर्ट है इसको डिलीट भी कर दूं, एज्यूम करूं कि पीछे में गोल्ड ही नहीं है, तो जो हमारा 10 एंड 15% जो फिजिकल गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं उसको हटा दूं तो 85% 80% अभी भी इन्वेस्टर केवल ट्रेडिंग कर रहे हैं, पैसे का एक्सचेंज कर रहे हैं, यहाँ से रख रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है निकाल रहे हैं, बस और कुछ नहीं। पीछे केवल गोल्ड का सपोर्ट वो दिखाने के लिए है आपकी। उसका ज़रूरत तो आपको तभी पड़ेगा जब आप उससे कुछ परचेस कर रहे हैं या उसका ले रहे हैं। अब यही चीज़ मैं क्रिप्टो करेंसी में आपको दिखाता हूँ कंपैरिजन करके। क्रिप्टो करेंसी में हम ये गोल्ड को कुछ और नाम दे दो, दूसरा नाम दे के रखते हैं। क्या नाम दे दिया मैं? BTC ईथर, ऐसे कॉइन्स के नाम पे रहते हैं वो, ठीक है। इसको ओपन कर लेता हूँ। ये इसमें क्लियरली एक लाइन का पहला है कि नो गवर्नमेंट रिस्क सपोर्ट। जब भी ये लॉस होगा या कहीं होगा या आप अपनी गलती से घुमाएं या कहीं से स्पैम के शिकार हों या चाहे आपका पासवर्ड चोरी हो, अगर कहीं से भी आपका वॉलेट का कुछ भी जाता है तो इसका टोटल रिस्क आपको रहेगा। ये इसका बेसिक पॉइंट है। इसीलिए जो हाई लेवल के हैं एजुकेटेड पीपल, जो डिजिटल को समझ रहे हैं, इसका यूजेस समझ रहे हैं, केवल वो इन्वेस्ट करते हैं इसमें। मैं बता रहा हूँ अब BTC जस्ट लाइक अब मैं बोल सकता हूँ, और इथर, इसको इंटरनेशनल गोल्ड बोला जा रहा है। अभी जो ट्रेडर हैं, जो फॉरेक्स की भाषा में जो समझ रहे हैं, उसको इंटरनेशनल गोल्ड, क्योंकि इसका मार्केट बहुत बड़ा है, इसमें प्रॉफिट और जो गेन का रेशियो है वो बहुत ज़्यादा रहा है। अब मैं BTC के एग्जांपल लिया, यहाँ इंडियन से भी लगाए, इंडियन के लोग, US के लगाए, UK के, रसिया के, कनाडा के लोग, ठीक है। मैं BTC का कुछ पार्ट परचेज किया यहाँ से, कुछ भी एकदम लो अमाउंट का। फिर जब मैं इसको बेचूंगा, यहीं से वॉलेट में ही रहेगा, जैसे पेटीएम का है वैसे किसी वॉलेट में स्टोर होता है, उसमें जब वो रीसेल होता है इन्हीं अथॉरिटीज़ के पास, तो US, UK, कनाडा, चूँकि ये हम ये बोल सकते हैं कि इनका इकोनॉमिक वैल्यू इंडियन इकोनॉमिक वैल्यू से बहुत ज़्यादा है, यहाँ के वे लोग ज़्यादा वेल्दी हैं, तो हम जो रखे हैं, जो सामान मैं यहाँ से मान लीजिए 1000 का ही परचेज़ किया हूँ, उसको सामने वाली कंट्री के लोग अगर रेट बढ़ा है तो 1500 में भी लेंगे, 2000 में भी लेंगे। तो यही मार्केट गेन का वेट करते हैं इसमें। अब मैं सामने वाले से ले लिया, यहाँ मान लीजिए US में सेल कर दिया, US के कोई पर्सन इसको खरीद लिए, फिर मैं इसको टेक आउट करके ला रहा हूँ, तो इंडिया का इकोनॉमी कैसे ग्रो नहीं होगा? मेरे को अपने जो 1000 इन्वेस्टमेंट किया था उसका प्लस पॉइंट ही तो मिला ना। अब बोलेंगे इलीगल है, नहीं। अब देखिए जो इंडियन के वॉलेट हैं, मैं टॉप BTC को सर्च करके रखा था, वजीरेक्स, JB पे और यूनो कॉइन वॉलेट,
जैसे हम गोल्ड को पेटीएम में रखते हैं, वैसे ही आप अगर बीटीसी और ईथर परचेस करते हैं, वो उनको परचेस करने की अथॉरिटी अभी इन वॉलेट्स के पास है इंडिया में। जेबी पे के पास है, यूनोकॉइन के पास है, वजीरेक्स के पास है। इसमें जब भी आप आईडी बनाएंगे इस वॉलेट्स में, तो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड मांगा जाता है। इसका मतलब ये लीगल नहीं है। अगर पैन कार्ड, आधार कार्ड ले रहे हैं आपसे, तो आपको लेंगे जितना भी अमाउंट आप जमा कर रहे हैं इनके जरिए, इन ब्रोकर के जरिए, इनको ब्रोकर बोल सकते हैं जो इनकी ट्रेडिंग करा रहा है, इनके जरिए जितना भी हम इसमें जमा करेंगे अपने वॉलेट्स में, वो हमारे वॉलेट में रहेगा। जब प्राइस गेन होगा तो मैं इनको भी सेल कर सकता हूँ, इनको सेल कर सकता हूँ। अपने मन से जिस रेट पे सेल करना है उस रेट पे आप प्राइस डाल देते हैं, और जो जिसको ज़रूरत है वो वहाँ से पिक करके उठा के ले गया। तो यहाँ क्या हो रहा था गोल्ड वाले में? यहाँ गोल्ड वाले में ये है कि जनरली जो गोल्ड का मार्केट है वो फिक्स्ड है, या उसके इंडियन यूज़र ज़्यादा हैं, तो केवल इंडियन के लोगों के बीच रिसर्कुलेट हो रहा था। जो भी मार्केट गेन था इंडियन के लोगों से मिल रहा था, अपना ही पेमेंट इधर उधर। लेकिन अब इसी को मैं इस इंडियन छोटा मार्केट से उठा के बड़ा मार्केट में कर दिया, इंटरनेशनल मार्केट पे। तो यहाँ ये हुआ कि ये जो चारों पांचों कंट्रीज़ के थे जो पार्टिसिपेंट्स, उनके भी ग्राहक मेरे पास आ गए। मतलब अब मैं बड़ा मार्केट में चला गया उनको प्रोडक्ट को अपना ही सेल करने। रहने को वही है, वहाँ गोल्ड की जगह में इथर। इसका बेस ये नहीं है कि ऐसा कोई फिजिकल है, फिजिकल चीज़ होता ही नहीं है क्रिप्टो में। ये केवल कॉइन्स होते हैं जिसको बना के छोड़ दिया जाता है। अब इसको मैं यहाँ रखा हूँ तो इनको सेल किया, प्रॉफिट तो आया, तो गेन तो हुआ ना, हमारा कैपिटल भी गेन हुआ। इसके प्रॉस गिन लीजिए। प्रॉस में हम ये बोल सकते हैं, जो ब्रॉड मार्केट जब भी बताया, नो गवर्नमेंट कंट्रोल। नो गवर्नमेंट कंट्रोल कहने का मतलब है इनके जो प्राइजेस हैं, इनके जो टैक्सेस हैं, जो पेटीएम का टैक्स मान लीजिए आज 4% है, 3% कन्वर्जन में आप खरीदे हैं, कल के डेट में 6% कर दिया, 10% कर दिया उसकी रेट में, तो गवर्नमेंट पेटीएम और जो इनकी पूरी अथॉरिटी जो कंट्रोल करती है मिनरल डिपार्टमेंट्स, उनके ऊपर है। वो कभी भी डिक्रीज कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आप ले चुके हैं तो उसमें लेना पड़ेगा। लेकिन इसमें ना कोई किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, ना कोई पॉलिटिकल प्रेशर होता है, क्योंकि इसमें जो वॉलेट होता है वो केवल आईडी रहता है। हम ये भी नहीं देखते कि किसका है वो। हाँ, उसका जब इन किए तो हमने आधार दिया है अपना, तब पता चलेगा कि ये आदमी इतना लगाया है। यहाँ से जब आउट किए तो ये पता चलेगा कि इस आदमी को इतना पैसा मिला है। लेकिन इसके बीच जितना भी लेन देन हुआ, कौन किसको दिया, कहाँ से आया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कोई ट्रैकिंग नहीं होता। केवल वॉलेट दिखता है स्पेसिफिक, पर ये नहीं शो होगा कि आपको ये वॉलेट किस कंट्री का है, कहाँ से है, किस देश का है। यहाँ किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, पॉलिटिकल का प्रेशर नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि इनके जो प्राइस हैं, जो टैक्सेस हैं, जो विड्रॉल फीस हैं, उसको ज़्यादा नहीं किया जा सकता बीटीसी ईथर में। हाँ, उसको कौन कंट्रोल कर सकता है? उसको कंट्रोल करता है ये जो ब्रोकर हैं हमारे, वजीरेक्स, जेबी पे, यूनोकॉइन। जैसे ये जो हमारे ब्रोकर हैं वही आपसे निकाल सकता है। लेकिन जब उसको हम एक्सचेंज करते हैं, यहीं से मैं एक्सचेंज करके परचेज करता हूँ, उसका लिमिट फिक्स रहता है बीटीसी और ईथर का। उस पर किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर या फिर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। हाई रिस्क बोल रहा हूँ, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। हाई प्रॉफिट कहने का मतलब ये है इनका फ्लैक्चुएशन ज़्यादा है। जब भी लोगों को, जैसे एजुकेटेड लोगों को पता चलने लगता है, वो अपना वैल्यू को, अपने मनी को, अपने करेंसी को इसमें स्टोर करके रखते हैं इसी में, और जब भी ज़रूरत पड़ता है फिर इसको एक्सचेंज करके या फिर वापस से अपने बैंक में ले लेते हैं। निगेटिव पॉइंट क्रिप्टो करेंसी की बाइंग में, निगेटिव पॉइंट ओनली फॉर एजुकेटेड पीपल्स। यहाँ जो इंडियन वॉलेट हैं ये, चलिए इसमें तो आपके पास लॉस्ट का, रिकवरी का भी ऑप्शन होता है, क्योंकि इसमें आपने दिया है, इसमें आपने दिया रहता है अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड या फिर जो भी आइडेंटिफिकेशन है वो दिए रहते हैं, तो इसमें रहता है। लेकिन जो और बीटीसी के वॉलेट हैं जो ईथर पे ट्रेडिंग करते हैं जिनका, उनमें केवल एक फ्रेजेस होते हैं हमारे पास, एक पासवर्ड, आईडी बस होता है, उनका पासवर्ड नहीं होता। अगर वो आईडी लॉस्ट हो जाता है तो हमारा जितना भी मनी उसमें है वॉलेट में वो चला जाएगा। वो ना सामने वाला ले सकता है ना आप निकाल सकते हो, बीच में स्टक होकर सिस्टम में ही फंसा रहता है, क्योंकि पूरा कंप्यूटर इसको कंट्रोल करता है। ब्रॉड मार्केट, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, अच्छा ये बता चुका था। नो गारंटी और लास्ट पासवर्ड। इसमें जितना भी मनी है, अगर आपका वॉलेट का पासवर्ड गुम हो गया या आप रखे हैं तो कोई गवर्नमेंट गारंटी नहीं देता। आपने लगाया था, आपकी मर्जी है, अब आपको मिलेगा कि नहीं आपके ऊपर है।
तो जो भी लगाते हैं, जो वॉलेट लेते हैं हाई, वो अपने रिस्क पे है। उसका पासवर्ड, उसका जो हमें लिंक मिला है रिस्टोर का, उसका एक हार्ड कॉपी, एक गूगल ड्राइव में और एक प्रिंट आउट निकाल के, जैसे भी तीनों जगह सेव कर रखिए, फिर चांसेस नहीं होते हैं। इसमें हाई ट्रांसफ़र चार्जेस होता है। क्या होता है, जैसे हम एक एक रुपीस करके सेंड करते हैं एक दूसरे को, या लेन देन हो रहा है, तो IMPS या जो भी चार्जेस होता है वो सेम रहता है। और उसी को 1 लाख रुपए आप भेजेंगे तो एक ही बार के ट्रांजेक्शन में चला जाएगा, एक ट्रांजेक्शन लगेगा ना। 1 लाख जैसे भेज दिया, 1 लाख का भेजा तो एक ट्रांजेक्शन, उसी को एक एक करके भेजूंगा तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। तो कुल मिला के जो कंप्यूटर का डाटा बेस है बढ़ गया है, ज़्यादा कंप्यूटर मेमोरी यूज़ करेगा, ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करेगा। तो जितने कम अमाउंट लगाते हैं, जितने कम अमाउंट को इसमें इन्वेस्ट करते हैं, उसका कन्वर्जन फीस, उसका ट्रांसफ़र चार्जेस उतना ही ज़्यादा रहता है। ये इसका हमारा एक ड्रॉबैक्स है, बोल सकते हैं। इसके कौन से हैं, बायर, रिसीवर और अननोन, इसको अभी बताया हूँ मैं कि इसमें जो हम BTC या ईथर में कन्वर्ट करके रखे हैं, तो किसको भेज रहे हैं, किससे ले रहे हैं, ये अपने को नहीं पता चलता। हाँ, आप इंडियन में ट्रेड कर रहे हैं तो पता चलेगा आपको, इस वॉलेट में रखा हूँ और दूसर के JB पे में भेज दिए तो उसका भी पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंक है, पता चल जाएगा मेरे को। लेकिन इसी को मैं दूसर कंट्रीज़ के 2-3 और वॉलेट्स में भेज दिया, जिसमें किसी की ज़रूरत नहीं है, केवल ईमेल आईडी से बन जाता है, ईमेल आईडी भी नहीं लगता है किसी में। उसमें भेज दिया तो आपको सेंडर का भी पता नहीं है, रिसीवर का भी पता नहीं है, कहाँ से आया पेमेंट, किसको गया, नहीं पता। हाँ, लीगल है। क्यों लीगल है, मेरे पास जितना भी आया इसमें, उसको जब मैं यहाँ निकालूंगा अपने वापस बैंक में ले जाऊंगा, आपको पैन कार्ड मांगेगा और बैंक से फिर लाऊंगा, फिर पैन कार्ड मांगेगा। ठीक, तो क्रिप्टो में ट्रेडिंग अभी ट्रेंड क्यों कर रहा है, लास्ट लाइन आपको बताने की कोशिश करूंगा कि वाई दिस मार्केट ऑफ क्रिप्टो करेंसी इज गोइंग टू हाई। अभी जैसे लॉकडाउन के कारण जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही पुअर हो गया है, और जितने बड़े लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपना ब्लैक मनी रखे हुए हैं, इलीगल तरीके से रखे हुए हैं। तो गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट नहीं, हर गवर्नमेंट सबको ये अपॉर्चुनिटी देना चाह रहा है कि वो अपने पैसे को कहीं लगाए, निकाले, उसको किसी भी तरीके से मार्केट में लाए, उसका रिसर्कुलेशन हो। तो क्या किया है, ये सिस्टम है उसके लिए। जैसे मेरे पास अभी है 10 लाख या 1 करोड़ जितना भी है, तो उसको अब आप मार्केट में लाएंगे, यहाँ वॉलेट में डालेंगे तो सब में पैन कार्ड देना पड़ेगा। वही होगा, आदमी 10-20 लोगों का यूज़ करेगा, मेरे को ट्रेड करना ही है बोल रहे को, और इसमें पेमेंट लगाएंगे जो भी रखा है। फिर यहाँ जब पेमेंट लग जाता है, इस सिस्टम में आ जाता है, तो फिर यहाँ से पैसा आए कि यहाँ से कि किसी भी कंट्री से आए, वो ग्रोथ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। बस ये देखते हैं कि आपके वॉलेट में इतना है, हाँ इसको विड्रॉल कीजिए। कहाँ से आया, मेरे पास ट्रेडिंग से आया, तो मेरे पास 1 करोड़ मैं इधर उधर से लगा भी लिया, और कल के डेट में 2 करोड़ भी होता है, तो उसका गवर्नमेंट को मुझे देना होगा GST मान लिया जाए कि 18% ले रहा है कि 28%, उसके ऊपर है। उतना कट के गवर्नमेंट के पास से फिर वापस मेरे बैंक पे आएगा। ठीक, तो कितना हुआ, एक इन के टाइम देना पड़ा मेरे को इसमें लगाने के, एक आउट के टाइम देना पड़ा। कुल मिला के जो ब्लैक मनी थे उससे इतना टैक्सेस गवर्नमेंट को मिला। अगर ये चीज़ बैन हो जाए रहता तो गवर्नमेंट को कैसे मिलता ये प्रॉफिट। तो इसी प्रॉफिट के चलते अभी UK US के जो गवर्नमेंट है वो BTC और ईथर को अपने कुछ बैंक्स में दे दिए हैं कि आप बैंक्स में जाइए, इसका जैसे म्यूचुअल फंड में लोगों को इन्वेस्ट कराते थे, निफ्टी में, सेंसेक्स में कराते थे, वैसे इसमें इन्वेस्ट कराइए। हाँ, उसको पूरा रिस्क बता दीजिए, पहले से क्लियर कर दीजिए, लेकिन इनमें इन्वेस्ट कराइए। वो कहाँ से पैसे लाते हैं, किधर से लगाते हैं, वो सब लें, उसका ब्यौरा, पैन कार्ड जो भी है उनके पास, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, उसको लीजिए, लगाइए। तो यहाँ से जब ग्रो होके आएगा तब गवर्नमेंट को मिलेगा, जब यहाँ से जाएगा वापस तब गवर्नमेंट को मिलेगा। ये प्रॉफिट के कारण ही, इसी प्रॉफिट के कारण ही अभी सब गवर्नमेंट इस पे ध्यान दिए हैं। और जो हमें मार्केट गेन दिख रहा है ना, जो अभी आपको 5 माह से देखने को नहीं मिल रहा था, अब उसका यही कारण है। अभी के रेट में 1 ETH का एक बार और सर्च करके दिखाता हूँ कि कितना हो गया है INR। ये 29,000, कल के डेट में ही ये 26 के ऊपर था। एक ही दिन में 3000 का इंक्रीमेंट। ये ग्राफ देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि लोग इसके पीछे इतने पागल क्यों हैं। हमको चलो समझ में नहीं आ रहा है। इंडियन में अभी जितना मैं बोला, जितने भी वर्ड या टर्म्स बताएं, उनको रिसर्च करने में, उसको समझने में 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक भी लगेंगे आपको।
लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल लेवल में हो क्या रहा है, किस लेवल का गेम खेल रहे हैं लोग। ये BTC का है, ये ईथर का, सॉरी ये ईथर का मार्केट कैपिंग था। अगर BTC का रेट देखा जाए तो BTC अभी 9 के आसपास चल रहा था, ये लगभग। इसका ग्राफ स्टेबल है क्योंकि ये सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया है, इसके 9 से 10 ऐसे ही रहेगा। लेकिन जो ईथर है, ईथर पे बहुत लोग ध्यान दे रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, बस यही क्लियर करना था। मैं अपना व्यूज़ रखा हूँ, अब ट्रेडिंग करना नहीं करना, रिस्क लेना नहीं लेना आपके ऊपर है। हाँ, एक और बोलना चाहूँगा कि केवल हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, पेमेंट लगा रहे हैं, तो इससे हमें ग्रोथ मिलता है 20%, 30%, 40%, जितना भी ग्रोथ है, ग्रोथ मिला। लेकिन मैं इसको ही अभी जो इंडिया का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से MLM जो कंपनीज होती है उस रीसर्कुलेशन प्लान पे है और इसी को लिंक कर दिए हैं, जिसके कारण से इसका डिमांड बढ़ गया है। तो जिस कंपनी में मैं आईडी लगा के इस पे वर्क कर रहा हूँ, एक्सचेंजेस पे काम कर रहा हूँ, वो है फोर्सेज। ये कंपनी नहीं, एक ऑपरेटेड सिस्टम है जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं है, केवल सुपर कंप्यूटर्स कंट्रोल कर रहे हैं इसको। ना कोई एडमिन रहता है, ना कोई गवर्नमेंट का प्रेशर रहता है, ना कहीं भागने के चांसेस रहता है। और आपको इसके भी बारे में जानना है तो यहाँ मैसेज कर सकते हैं। पहले इन चीज़ों को सीखिए, वॉलेट्स को देखिए, एक करेंसीज क्या होता है, उसके बाद आपको थोड़ा ट्रस्ट आएगा, बिलीव होगा कि ऐसे कोई चीज़ होते हैं। उसके बाद फिर आप इस चीज़ को सर्च करना, इसको कुछ वीडियोस देखना और फिर मुझे मैसेज करना। तब तक के लिए आप बने रहिए। कोई प्रॉब्लम हो, शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।